Bismillahirrahmanirrahim. I am Nazir Ahmad Nijar, lecturer of political science BHS in Maidapura. With today's topic for 12th class, my today's topic is main organs of United States, United Nations. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमने कल बात की थी यूएनए ऑर्गन्स की, तो यहाँ पे उसके 6 ऑर्गन्स हैं। कल हमने जो 2 डिस्कस किए थे, तो आज हम तीसरा और चौथा यहाँ पे, क्योंकि ये बड़े ऑर्गन हैं यूएनओ के तो उनको एक तो डिफाइन करना पड़ता है, दूसरा ये कि उनके फंक्शन जो हैं, उनके कामकाज जो हैं वो यहाँ पे बताने पड़ते हैं। तो इस तरह हमने कल 2 कंप्लीट किए थे, आज और 2, तीसरा और चौथा हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा तीसरा जो है यहाँ पे ऑर्गन यूएन का, तो वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोनॉमिक इक्तिसादिया जिसे कहते हैं या समाजी काउंसिल जिसे कहते हैं, ये कंसिस्ट करता है उसमें इस यानी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है इसमें कुल 54 मेंबर्स होते हैं। ये सभी इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली की वसादत से, यानी जनरल असेंबली जो होती है ये इन 54 मेंबर्स को इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के लिए अपॉइंट करती है, इलेक्ट करती है। लेकिन उसमें 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं, यानी अगर 54 का 1/3 लिया जाए तो वहाँ पे 18 मेंबर होते हैं। तो जो वो होते हैं वो रिटायर होते हैं हर 1 साल के बाद, यानी 1 साल पूरा हो जाता है तो उसमें से 18 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं। तो इस तरह से जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए हर एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन हर साल के बाद 1/3 जो है वो वहाँ पे रिटायर किया जाता है, यानी उसमें से 18 जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये जो रिटायर्ड मेंबर्स जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इमीडिएट इलेक्शन के लिए, यानी उनके लिए एक्स्ट्रा मेंबर्स, यानी जो जितनी सारी स्टेट मेंबर्स हैं यहाँ पे वो एक्स्ट्रा मेंबर्स भी भेज सकते हैं। लेकिन आपको कल भी मैंने कहा था कि यहाँ पे हर एक मुल्क के लिए सिर्फ एक ही वोट है यूएनओ में। तो जब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी फंक्शनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जब हम बात करेंगे, सबसे मेन फंक्शन जो है इसकी ये होती है सालो, यानी इक्तिसाद ये सालो करता है। इक्तिसादी जितने सारे मामले होते हैं या सोशल प्रॉब्लम जितनी सारी होती हैं लोगों की, ये उनके बारे में क्या करता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है या उनको सॉल्यूशन देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो इनिशिएटिव होता है स्टडीज़ का, जो ये इसका काम होता है रिपोर्ट बनाना, यानी इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो समाजी जितने सारे मामला होते हैं, यानी समाज किस तरह चलता है, क्या क्या चीज़ें नई होनी चाहिए जिस तरह से एक समाज को सुधारा जा सकता है। इसी तरह एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, यानी कहीं पे कितने सारे नए इंस्टीट्यूशन खोलने हैं और साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में किस तरह की तरक्कियां करनी हैं, या हालत के मकाम पे सेहत जिसे हम कहते हैं सेहत आमा जो होता है, ये कल्चरल मैटर्स जो होते हैं इन पे ये हमेशा रिपोर्ट बनाता है। यानी कौन? इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो होता है उसका काम होता है इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे ये रिपोर्ट बनाता है, फिर ये देता है किसको? ये जनरल असेंबली को देता है या अदर स्पेशल एजेंसी जो होते हैं उनको प्रोवाइड करता है ये रिपोर्ट। यानी जितने सारे रिपोर्ट यहाँ पे बनते हैं, चाहे वो सोशल इंटरनेशनल सोशल के सोसाइटी के मुताबिक हो, एजुकेशन के मुताबिक हो, हेल्थ से वाबस्ता हो या कल्चरल मैटर्स से वाबस्ता हो, जनरल असेंबली को एक रिपोर्ट ही पेश करता है या स्पेशल जिसकी जितनी सारी उसकी एजेंसीज होती हैं उनको ये रिपोर्ट पेश करती है। तो दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है ये कमीशन बिठाता है, यानी ये कमीशन का इनकार करता है किसमें? इकोनॉमिक और सोशल फील्ड्स में, जिसके लिए प्रमोशन जो होता है ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये अलग अलग कमीशन बिठाता है। कौन? जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल होती है। तीसरा फंक्शन जो है इसका, ये कॉल करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी दुनियावी लेवल पर जितने सारे मजालिस का इनका करना हो, ये डिफरेंट मैटर्स पे होता है। लेकिन ये अपनी ज्यूरिसडिक्शन यानी हद इख्तियार में ही उन पर इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होती है उनको इनकार करता है, जो मुख्तलिफ मसाइल पर मुबतनी होते हैं। चारम जो है कि ये रिकमेंडेशन तैयार करता है किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए रेस्पेक्ट जो होता है या ऑब्जर्वेशन जो होती है ह्यूमन राइट्स की या फंडामेंटल राइट्स की होती है,
तो उसका ये काम होता है कि ये देखता है कि दुनिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो ज़ाया नहीं होते, वो तो रायगा नहीं होते हैं, या इनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको अच्छी तरह से ये देखता है। उनको अगर कहीं पे उससे लगे कि इसमें कुछ तरह में अमेंडमेंट भी करे तो ये कर सकता है। तो पांचवा पॉइंट जो है हमारा वो है, ये हेल्प करता है नेशंस को किसमें, डेवलपमेंट प्लान में। यानी हर एक नेशन जो होते हैं, मेंबर कंट्रीज जो होते हैं, वो अपने मुल्क को चलाने के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान देते हैं। और ये यूएनओ है, या हम कहेंगे इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है, ये उनको ये प्लान जो है मुरतब करने में उनकी मदद करता है। ये अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेता है रेगुलर रिपोर्ट के लिए फ्रॉम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, यानी जितनी सारी एजेंसी उसके लिए स्पेशलाइज्ड होती है, ये उनके लिए जो हासिल करता है उनसे रिपोर्ट्स तलब करता है। चौथा जो हमारा आज का मेन ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। जिस तरह आप जानते हैं कि जस्टिस जो होता है ये हर एक मुल्क में, हर एक सिटी लेवल पर, जिस तरह से हम जानते हैं कि गांव के लेवल पे पंचायत जो होता है, या इसी तरह ब्लॉक के लेवल पे ब्लॉक लेवल की लेवल का कोर्ट होता है, और इस तरह से इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट होता है, इस तरह जिली अदालत होती है। तो इस तरह से जो कोड ऑफ जस्टिस है यहाँ पे, तो जो कोड ऑफ जस्टिस है यहाँ पे, ये जुडिशियल ऑर्गन होता है यूएन का। क्या होता है? जुडिशियल ऑर्गन होता है यूएन का। ये डिसाइड करता है डिस्प्यूट जो होते हैं डिफरेंट मेंबर्स स्टेट्स ऑफ यूएन जो होते हैं, उनके दरमियान जितने सारे तजाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उन पे बात करता है या उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, डिसाइड उनको फैसले देता है। इस जो कोड ऑफ जस्टिस जो है, इसमें 15 मेंबर होते हैं, और ये इलेक्ट होते हैं जनरल असम्बली से और सिक्योरिटी काउंसिल से। यानी उसके लिए मेंबर की तादाद जो होती है, जजेस की तादाद जो होती है, वो 15 होते हैं, जिनको इलेक्ट करता है कौन? जिनको इलेक्ट करता है जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल। इसके लिए वोटिंग जो होती है इंडिपेंडेंटली होती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आज़ाद वोट होते हैं, उसके लिए वोट डालने होते हैं। वो कैंडिडेट जो ऑब्टेन करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसमें वोटर्स की, तो उनको जनरल असम्बली में या सिक्योरिटी काउंसिल में जितने सारे बंदे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ वोट हासिल करते हैं, वो कंसिडर किए जाते हैं, वो तस्वीर किए जाते हैं इलेक्टेड। यानी उन्हीं को इलेक्ट किया जाता है जिनको एक मेजॉरिटी मिले वहाँ पे। ये जो जजेस होते हैं ये इलेक्ट होते हैं 9 साल के लिए, यानी 9 साल के लिए वहाँ पर इलेक्ट होते हैं। लेकिन हर 3 साल के बाद 1/3 दैट मीन्स 5 मेंबर्स, लगभग 5 मेंबर जज जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, लेकिन वो भी इस काबिल होते हैं कि वो उनको रीइलेक्ट किया भी जाता है, यानी वो रीइलेक्शन के लिए खड़ा हो सकते हैं। जो इसकी मीटिंग्स होती हैं उस कहाँ पे होती है? हॉग, HAGUE, हेज पढ़ो या हाग पढ़ो, उस मकाम पे उनकी मीटिंग्स होती हैं। और डिसीजन जो होते हैं वो टेक किए जाते हैं। वो डिसीजन जितने सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने सारे डिसीजंस होते हैं डिस्प्यूट के, वो मेजॉरिटी के जरिए लिए जाते हैं। यानी मेजॉरिटी वोट ऑफ जज जो होते हैं प्रेजेंट वहाँ पे सेशन में होते हैं, तो मेजॉरिटी जितनी सारी होती हैं उनकी मेजॉरिटी की वजह से वो फैसले लिए जाते हैं। ये कोर्ट जो है ये इलेक्टेड एक्स प्रेसिडेंट करता है, और उसका वाइस प्रेसिडेंट जो होता है 3 साल के लिए उनका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इलेक्ट होता है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर जुडिशियल वैकेशन, यानी जो जुडिशियल अदलिया की छुट्टियां वहाँ पे होती हैं, उन दिनों को छोड़कर जब छुट्टियां होती हैं, ये कोर्ट जो होता है ये परमानेंटली होता है इन सेशन, यानी हमेशा ये मजलिसें करता है सिर्फ उन दिनों को छोड़कर जब वहाँ पे कोर्ट की छुट्टियां होती है। ये कोरम जो होती है, एक कोरम तो होती है 9 जजेस की, जो रोटेट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है द कोर्ट, यानी ये कोर्ट बनाने में 9 जजों का हाथ होता है, यही वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रेंच और इंग्लिश जो है, ये 2 ज़ुबानें जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। किसकी बेटा? ये है कोड ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक तो फ्रेंच है और दूसरा है इंग्लिश। उसके बाद उसके फंक्शन जो हैं, जब हम फंक्शन की बात करें कोड ऑफ जस्टिस की, तो ये डिसाइड करता है डिस्प्यूट जो अमंग डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, यानी बहुत सारे स्टेट्स जो 193 है, अगर उनके दरमियान 2 स्टेट्स या 10 स्टेट्स या सभी स्टेट के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, तो इसका ये काम होता है कि ये डिस्प्यूट को डिफरेंट स्टेट्स का डिस्प्यूट जो होते हैं ये उनको डिसीजन देता है। हर कोई एनी स्टेट कैन रेफर
हर कोई स्टेट जो है ये अपना केस किसको दे सकता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस को दे सकता है डिसीजन के लिए। ये यहाँ पे सुनवाई करता है, एक तो सुनता है जितने सारे यहाँ पे उसके पास मसाइल आते हैं, जो उसके साथ पास प्रॉब्लम आती हैं, पहले उनकी सुनवाई करते हैं, पहले उनको सुनता है ये, उसके बाद ये उन पर डिसीजन देता है। जो डिस्प्यूट्स होते हैं चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लॉ के सदस्य हो, तो उनको पहले देखता है। तो यूएन चार्टर जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल कस्टम्स या इंटरनेशनल ट्रेडिशन जो होते हैं उनके मसले से फैसले सुनाता है। जनरल असेंबली जो है ये क्वेश्चन ये आसिक कर सकती है, यानी पूछ सकती है, लीगल एडवाइस जो होती है या और कोई इश्यूज के बारे में पूछ सकता है इंटरनेशनल कोर्ट को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उनको ये जवाब देना पड़ता है किसको, जनरल असेंबली के पास। तो लास्ट जो हमारा है वो है कि इसके डिसीजन जो है वो वहाँ पे लिखकर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस, यानी उनको सिर्फ वहाँ पे वो वर्बल होते हैं, वो सिर्फ वर्बल होते हैं, वो रिटर्न नहीं होते हैं। और हर एक मेंबर जो होता है ये बाउंड नहीं होता है, ये मेंबर जो होता है ये बाउंड नहीं होता। जो एक्टिंग ऑफ डिसीजन ऑफ गिवन बाय इट, जितने सारे फैसले उनको सादर किए जाते हैं, जितने सारे फैसले जो हैं वो सुनाते हैं, ये जो फैसले होते हैं तो क्या कहते हैं, कोई मेंबर उसका क्या एडवांस जो होता है या बाउंड नहीं होता है बाय द सिक्योरिटी एंड डिसीजंस एनफोर्सर, यानी जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है ये इसके जो डिसीजंस होते हैं बाय एनफोर्स होता है। तो फॉर टुडे we are going to discuss third one and the fourth one function of main organ of UN. The third one is Economic and Social Council. The Economic and Social Council consists of 54 members elected by General Assembly. One-third of its members retire after every 1 year, and this way a member is elected for a period of 3 years. A retiring member is eligible for immediate re-election. It can save extra members. Also, it can have extra members also, but these members cannot have the right to vote. Now, the function of Economic and Social Council. According to function number 1, the main function of Economic and Security Council is to solve the economic and social problems of the people. It initiates the studies and makes a report about international social, educational, health and cultural matters to the General Assembly and other specialized agencies. Second one is, it sets up the commission in economic and social fields for the promotion of the human rights. Third one, it calls the international conference on the matters under its jurisdiction. The fourth one is, it makes recommendations for the purpose of promoting respect for and observance of the human rights and fundamental rights of all. Fifth one is, it helps the nation in the development plans. Sixth one is, it may take appropriate steps to obtain a regular report from the specialized agencies. Now the fourth one is International Court of Justice. It is judicial organ of UN. It decides the disputes among different member states of the UN. It has 15 judges elected by General Assembly and Security Council, voting independently those candidates who obtain an absolute majority of votes in General Assembly and in Security Council are considered as elected. The judges are elected for a period of 9 years, and after every 3 years, one of 3 judges, 1 divided by 3 judges retire, but they can be re-elected. Its meetings are held at Hajj, and decisions are taken by the majority vote of the judges present. The court elects its president and vice president for 3 years. Except for judicial vacations, the court is permanently in session. A quorum of 9 judges
is required to constitute the court. French and English are the official languages of the court. Functions of Court of Justice. The first one is it decided disputes among different states. Any state can refer its case to the Court of Justice. Court for decision. Second one is it hears and decides disputes on the basis of international law, UN Charter, international territories, treaties, and international customs and traditions. Third one is the General Assembly can ask for legal advice and any issue from the International Court of Justice. Its decisions are only in the form of advice, and no member is bound to act according to the decisions given by it. The Security Council gets its decisions enforced. This is done for today. Thank a lot for today's topic, for your positive cooperation. Thank a lot. Bismillahirrahmanirrahim. I am Nadir Ahmed Najar, a lecturer, Political Science, BHSS Maidapura, with today's topic for class 11. My today's topic is executive and its forms. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए यहाँ पे स्टेट लेवल पे या मुल्क लेवल पे कुछ एजेंसीज होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो मुल्क का सारा काम काज चलाते हैं। जब हम स्टेट लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लेजिस्लेचर होता है, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव होता है और यहाँ पे हमारी जुडिशरी होती है, जिसे कानून साजिया कहते हैं या जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और इस जिस तरह हम होता है वो अदालत आलिया का काम होता है, जिसे जुडिशरी भी कहते हैं। यहाँ का एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं ये गवर्नमेंट मशीनरी का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव है क्या और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है क्या। पहला है एग्जीक्यूटिव, जो है ये वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो इन्फोर्स करता है, जो विल ऑफ स्टेट एक्सप्रेसिव जो होता है, ये कानून की सूरत में या लॉ की सूरत में उनको करवाता है। इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, या हम यूं कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का वो ब्रांच है जो यहाँ पे लॉ और ऑर्डर जो है यहाँ पे करवाता है। हर कोई काम जो है लॉ और ऑर्डर से होता है, एग्जीक्यूटिव की वसायत से। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव होता है ये इंक्लूड होता है बड़े ऑफिसर से लेकर, बड़े ऑफिसर जो ये निज़ाम चलाते हैं, जो कानून का ये काम चलाते हैं, बड़े ऑफिसर से लेकर छोटे पुलिसमैन तक या उनके क्लर्क जो होते हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारे पास पुलिस होती है, हमारे पास मिलिट्री होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। ये ज़्यादातर ये कराते हैं, या जितने सारे उन डिपार्टमेंट में क्लर्क्स या पुलिसमैन काम करते हैं ये यही निज़ाम चलाते हैं, ये एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं, ये इसके साथ कंसर्न होते हैं। स्टेट जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन की वसायत से चलता है। जितना सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होता है पब्लिक अफेयर्स चलाने के लिए, यानी लोगों के मसाइल जो होते हैं ये ठीक करने के लिए, उनको ठीक तरह से निपटाने के लिए जितने सारे कानून यहाँ पे होते हैं ये एग्जीक्यूटिव की वसायत से होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि एग्जीक्यूटिव जो है ये सेकंड ब्रांच होता है गवर्नमेंट मशीनरी का। ये एक्सरसाइज करता है वाइड पावर, बहुत वाइड पावर्स होते हैं इसके। लोगों पे एक मुल्क में लोगों पे बहुत सारे उसके पावर्स होते हैं। तो इस तरह हम कहेंगे कि वाइड सेंस में जब हम यहाँ पे कुशादगी से बात करेंगे तो हम कहेंगे ये रेफर करता है तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो इसके साथ कंसर्न होते हैं, या कंसर्न जो होते हैं एग्जीक्यूशन के साथ या स्टेट पॉलिसी या प्रोग्राम्स के साथ, जो जितने सारे मुंसलिक होते हैं उनको चलाते हैं। जब हम यहाँ पे नरली बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये रेफर करता है कि जो स्मॉल बॉडी को यहाँ पे रेफर करता है जो एक्सरसाइज करता है सुप्रीम अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट। जितनी सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नमेंट की होती है ये चलाती है, ये चलाने के लिए हमारी मदद करती है। ये तो इस तरह से उनकी वजह से जो मुल्क का निज़ाम जो है सही ढंग से चलता फिरता है तो उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जब हम एग्जीक्यूटिव की काइंड्स की बात करें या फॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा है रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल किसे कहते हैं? जब हम रियल की बात करें, यो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं वो एक्चुअली कंट्रोल होते हैं या एक्सरसाइज होते हैं जो रियल एग्जीक्यूटिव उसके नाम पे होते हैं।
जैसे हम जानते हैं कि यूएसए प्रेसिडेंटी जो है या कैबिनेट इन इंग्लैंड जो है, वहाँ पे सारे जो पावर्स होते हैं वहाँ रियल एग्जीक्यूटिव हेड के नाम पे वो आते हैं। जब हम नॉमिनल की बात करें, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज कौन करता है? ये खुद नहीं करता है, बल्कि ये एक्सरसाइज पावर्स आर वेस्टेड इन द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे हम जानते हैं कि मुल्क का सारा निज़ाम जो है ये एक हेड होता है जिसके नाम पे ये सब कुछ आता है। तो लेकिन प्रैक्टिस में वो खुद नहीं करता है। यानी जैसे हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे, हाँ, जैसे मैंने अभी कहा था, पिछले लेसन में कहा था कि ये हमारे मुल्क का निज़ाम चलाने के, लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए जितनी सारी सिक्योरिटी फोर्स है यहाँ पे, या पुलिस है या मिलिट्री है या यहाँ पे, ये चलाने के लिए ये निज़ाम चलाने के लिए यहाँ पे जितनी सारी फौज की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है, ये सदर साहब चलाते हैं, या मुल्क का निज़ाम जो है उसके नाम पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन करता है उसको चलाने में वो हमारे पीएम साहब होते हैं या उसकी कैबिनेट होती है। इंडिया में प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है वो पीएम होता है, और पीएम के नाम पे ये सब कुछ चलाया जाता है। अगर यहाँ मुल्क का निज़ाम जो है ये वो प्रेसिडेंट के नाम पे आता है, लेकिन ये चलाता जो है वो हमारे पीएम साहब चलाते हैं, तो इस तरह हम कहेंगे कि रियल और नॉमिनल हेड यही होता है। तो इसके बाद हम कहेंगे सिंगल और प्लूरल की, यानी सिंगल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। जब यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव की बात आए तो हम देखते हैं कि फाइनल अथॉरिटी जो मुल्क की होती है, एक स्टेट की होती है, कंसंट्रेट करता है एक ही हैंड्स, यानी इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल पर्सन। यानी जब ये मुल्क का निज़ाम जो है एक इंसान या एक बंदे के वसाले से चले, उसके हाथों से चले, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम सिंगल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे यूएस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, तो पीएम ऑफ इंडिया जो है ये भी उसमें आते हैं। यानी एक तरफ सदर जो है एक सिस्टम चलाता है, और यहाँ पे पीएम जो है यहाँ पे वही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाता है। कंट्रोल जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव की जो है इज नॉट विद द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। ये एक बंदे के वसत से नहीं चलता है, बल्कि उसको चलाने के लिए काउंसिल ऑफ सेवरल पर्सनस की जरूरत होती है, जैसे स्विट्जरलैंड में चलता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है तीसरा पार्ट है इसका, जो हम कहेंगे फॉर्म्स जो हैं किसके, एग्जीक्यूटिव की। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो नॉमिनल होता है। क्या होता है? नॉमिनल, यानी उसके नाम पे सभी जो कुछ आता है उसे नॉमिनल कहते हैं। और जो रियल अथॉरिटी जो होती है वो वेस्ट होती है विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए एक के नाम पे होता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये सिस्टम चलाते हैं। तो इस तरह से मुल्क का निज़ाम चलता है। जो मेंबर्स होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव के, वो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के। किसके होते हैं? लेजिस्लेचर के होते हैं। अगर कहीं पे लेजिस्लेचर के ज़रिए से या इन मेंबरों के ज़रिए से कोई इल एक्शन हुई है, या पॉलिसीज़ या प्रोग्राम जो है ये ख़राब होते जा रहे हैं, तो वो लेजिस्लेचर के सामने क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर फिर लेजिस्लेचर भी नाकाम रहा उसमें कॉन्फिडेंस देने में कि वो द रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है, तो हेड जो होता है तो उनको क्या होता है, रियल हेड जो होता है तो उसको उस वक्त रिजाइन देना होता है। जब यहाँ पे लेजिस्लेचर जो वो भी फेल हो जाए ये ठीक करने में, तो उस वक्त जो रियल हेड होता है उसको रिजाइन देना पड़ता है। और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो रियल इफेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। रियल इफेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? ये प्रेसिडेंट साहब होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। किस कंट्रोल से बेटा? ये होता है लेजिस्लेचर के कंट्रोल से, बिल्कुल अलग होता है, आज़ाद होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म। जैसे हम जानते हैं कि यूएस का प्रेसिडेंट जो होता है वो एक फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। लेकिन न ही सदर यूएसए का, न उसके सेक्रेटरीज जो हैं वो यूएस कांग्रेस के मेंबर नहीं होते। तो चार पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल किसे कहते हैं? ये दो पार्ट्स जो हैं ये सेम एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज
द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव विच होल्ड्स ऑफिस, यानी वो पार्ट जो होल्ड करता है ऑफिस, किस बेस पे, जब वो बिलोंग करेंगे टू द मेजॉरिटी पार्टी, जब वो मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करेंगे तो उस वक्त मेजॉरिटी पार्टी जो लेजिस्लेचर में होती है उससे बिलोंग करेंगे तो उसमें उससे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और वो पार्ट एग्जीक्यूटिव का जो होल्ड करता है ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एजुकेशन, जो एजुकेशन के बिना पे होल्ड करता है ऑफिस या क्वालिफिकेशन के बिना पे बुनियाद पे होल्ड करता है ऑफिस, उससे क्या कहते हैं, उसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नाउ द सेम विल बी गिवन टू यू इन द इंग्लिश। Today's our topic is executive and its forms. Dear students, you know, executive is that organ of the government. We enforce the will of the state expressed in the form of law. In this sense, executive includes all those officials from the head of the state down to the common policemen and clerics who are concerned with the administration of public affairs. It is the second branch of government machinery, and exercises the wide powers over the people in the country. In what sense, it refers to all the government officials concerned with the execution of the state policies and programs. When we take it as narrowly, and here it is narrowly, it refers only to that small body which exercises supreme authority in government. Now, the forms are kinds of executive. The first one is real and nominal. In case of the real executive, the executive powers are actually controlled and exercised by the real executive as the US President and the cabinet in England. In case of nominal executive, the executive powers are vested in the head of the state. But in practice, those powers are exercised by the PM of the cabinet. PM and the cabinet. In India, President is the nominal head and administration is carried in his name but not by him. Second one is single and plural executive. The executive is single when the final authority is concentrated in the hands of the single person as US President and PM of India. The controlled and plural executive is with one person. Is not with one person but with the council of several persons. For example, Switzerland. Third one is parliamentary and presidential executive. In parliamentary form of executive, the head of the state is the nominal one and the real authority is vested with the council of ministers. The members of the real executive are the members of the legislature, and for their elections and policies, they are responsible to the legislature. If the legislature loses its confidence over the real executive, the real executive is to resign. In the presidential form of government, the president is the real effective head of the state. The executive is independent of the control of legislature. For example, US president is elected for a fixed term, but neither the president and nor his secretaries are members of US Congress. Fourth and last one is political and permanent executive. These are two parts of the same executive. The part of the executive which holds the office on the basis of it is belonging to the majority party in the legislature, it is called the political executive. And the part of the executive which holds office on the basis of its education or on the basis of its qualification, it is called the permanent executive. Thank you a lot for your positive cooperation. Have a nice day. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am Nazir Ahmad Nijar, lecturer of political science BHS in Maidapura. With today's topic for 12th class. My today's topic is main organs of United States, United Nations. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमने कल बात की थी यूएनए ऑर्गन्स की, तो यहाँ पे उसके 6 ऑर्गन्स हैं। कल हमने जो 2 डिस्कस किए थे, तो आज हम तीसरा और चौथा यहाँ पे, क्योंकि ये बड़े ऑर्गन हैं यूएनओ के तो उनको एक तो डिफाइन करना पड़ता है, दूसरा ये कि उनके फंक्शन जो हैं, उनके कामकाज जो हैं वो यहाँ पे बताने पड़ते हैं। तो इस तरह हमने कल 2 कंप्लीट किए थे, आज और 2
तीसरा और चौथा हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा तीसरा जो है यहाँ पे ऑर्गन यूएन का, तो वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोनॉमिक इक्तिसादियत जिसे कहते हैं या समाजी काउंसिल जिसे कहते हैं, ये कंसिस्ट करता है उसमें इस यानी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है इसमें कुल 54 मेंबर्स होते हैं। ये सभी इलेक्ट होते हैं जनरल असम्बली की वसादत से, यानी जनरल असम्बली जो होती है ये इन 54 मेंबर्स को इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के लिए अपॉइंट करती है, इलेक्ट करती है। लेकिन उसमें 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं, यानी अगर 54 का 1/3 लिया जाए तो वहाँ पे 18 मेंबर होते हैं। तो जो वो होते हैं वो रिटायर होते हैं हर 1 साल के बाद, यानी 1 साल पूरा हो जाता है तो उसमें से 18 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं। तो इस तरह से जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए हर एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन हर साल के बाद 1/3 जो है वो वहाँ पे रिटायर किया जाता है, यानी उसमें से 18 जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये जो रिटायर्ड मेंबर्स जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इमीडिएट री-इलेक्शन के लिए, यानी उनके लिए एक्स्ट्रा मेंबर्स, यानी जो जितनी सारी स्टेट मेंबर्स हैं यहाँ पे वो एक्स्ट्रा मेंबर्स भी भेज सकते हैं। लेकिन आपको कल भी मैंने कहा था कि यहाँ पे हर एक मुल्क के लिए सिर्फ एक ही वोट है यूएनओ में। तो जब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी फंक्शन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जब हम बात करेंगे, सबसे मेन फंक्शन जो है इसकी ये होती है सालो, यानी इक्तिसाद ये सालो करता है। इक्तिसादी जितने सारे मामले होते हैं या सोशल प्रॉब्लम जितनी सारी होती हैं लोगों की, ये उनके बारे में क्या करता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है या उनको सॉल्यूशन देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो इनिशिएटिव होता है स्टडीज़ का, जो ये इसका काम होता है रिपोर्ट बनाना, यानी इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो समाजी जितने सारे मामला होते हैं, यानी समाज किस तरह चलता है, क्या क्या चीज़ें नई होनी चाहिए जिस तरह से एक समाज को सुधारा जा सकता है। इसी तरह ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, यानी कहीं पे कितने सारे नए इंस्टीट्यूशन खोलने हैं और साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में किस तरह की तरक्कियां करनी हैं, या हालत के मुकाम पे सेहत जिसे हम कहते हैं सेहत आमा जो होता है, ये कल्चरल मैटर्स जो होते हैं इन पे ये हमेशा रिपोर्ट बनाता है। यानी कौन? इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो होता है उसका काम होता है इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे ये रिपोर्ट बनाता है, फिर ये देता है किसको? ये जनरल असम्बली को देता है या अदर स्पेशल एजेंसी जो होते हैं उनको प्रोवाइड करता है ये रिपोर्ट। यानी जितने सारे रिपोर्ट यहाँ पे बनते हैं, चाहे वो सोशल इंटरनेशनल सोशल के सोसाइटी के मुतालिक हो, एजुकेशन के मुतालिक हो, हेल्थ से वाबस्ता हो या कल्चरल मैटर्स से वाबस्ता हो, जनरल असम्बली को एक रिपोर्ट ये पेश करता है या स्पेशल जिसकी जितनी सारी उसकी एजेंसीज होती हैं उनको ये रिपोर्ट पेश करती है। तो दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है ये कमीशन बिठाता है, यानी ये कमीशन का इनकार करता है किसमें? इकोनॉमिक और सोशल फील्ड्स में। किसके लिए? प्रमोशन जो होता है ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये अलग अलग कमीशन बिठाता है। कौन? जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल होती है। तीसरा फंक्शन जो है इसका, ये कॉल करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी दुनियावी लेवल पर जितने सारे मजालिस का इनकार करना हो ये डिफरेंट मैटर्स पे होता है, लेकिन ये अपनी ज्यूरिसडिक्शन यानी हद इख्तियार में ही उनका इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होती है उनको इनकार करता है जो मुख्तलिफ मसाइल पर मुबतनी होते हैं। चारम जो है कि ये रिकमेंडेशन तैयार करता है किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए रेस्पेक्ट जो होता है या ऑब्जर्वेशन जो होती है ह्यूमन राइट्स की या फंडामेंटल राइट्स की होती है, तो उसका ये काम होता है कि ये देखता है कि दुनिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो ज़ाया नहीं होते, वो तो रायगाने होते हैं, या इनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको अच्छी तरह से ये देखता है। उनको अगर कहीं पे उससे लगे कि इसमें कुछ तरह में अमेंडमेंट भी करे तो ये कर सकता है। तो पांचवा पॉइंट जो है हमारा वो है ये हेल्प करता है नेशंस को किसमें? डेवलपमेंट प्लान्स में। यानी हर एक नेशन जो होते हैं, मेंबर कंट्रीज जो होते हैं, वो अपने मुल्क को चलाने के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स देते हैं, और ये यूएनओ है या हम कहेंगे इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है ये उनको ये प्लान जो है मुरतब करने में उनकी मदद करता है। ये अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेता है
रेगुलर रिपोर्ट के लिए फ्राम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, यानी जितनी सारी एजेंसी उसके लिए स्पेशलाइज्ड होती है, ये उनके लिए जो हासिल करता है उनसे रिपोर्ट्स तलब करता है। चौथा जो हमारा आज का मेन ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिस तरह आप जानते हैं कि जस्टिस जो होता है ये हर एक मुल्क में, हर एक सिटी लेवल पर, जिस तरह से हम जानते हैं कि गांव के लेवल पे पंचायत जो होता है, या इसी तरह ब्लॉक के लेवल पे ब्लॉक लेवल का कोर्ट होता है, और इस तरह से इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट होता है, इस तरह जिली अदालत होती है। तो इस तरह से जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है यहाँ पे, तो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है यहाँ पे, ये जुडिशियल ऑर्गन होता है यूएन का। क्या होता है? जुडिशियल ऑर्गन होता है यूएन का। ये डिसाइड करता है डिस्प्यूट जो होते हैं डिफरेंट मेंबर्स स्टेट्स ऑफ यूएन जो होते हैं उनके दरमियान जितने सारे तजाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उन पे बात करता है या उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, डिसाइड उनको फैसले देता है। इस जो कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसमें 15 मेंबर होते हैं और ये इलेक्ट होते हैं जनरल असम्बली से और सिक्योरिटी काउंसिल से, यानी उनके उसके लिए मेंबर की तादाद जो होती है, जजेस की तादाद जो होती है वो 15 होती हैं, जिनको इलेक्ट करता है कौन? जिनको इलेक्ट करता है जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल। इसके लिए वोटिंग जो होती है इंडिपेंडेंटली होती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आज़ाद वोट होते हैं, उसके लिए वोट डालने होते हैं। वो कैंडिडेट जो ऑब्टेन करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसमें वोटर्स की, तो उनको जनरल असम्बली में या सिक्योरिटी काउंसिल में जितने सारे बंदे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ वोट हासिल करते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, वो तस्वीर किए जाते हैं इलेक्टेड, यानी उन्हीं को इलेक्ट किया जाता है जिनको एक मेजॉरिटी मिले वहाँ पे। ये जो जजेस होते हैं ये इलेक्ट होते हैं 9 साल के लिए, यानी 9 साल के लिए वहाँ पर इलेक्ट होते हैं। लेकिन हर 3 साल के बाद 1/3 दैट मीन्स 5 मेंबर्स, लगभग 5 मेंबर जज जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, लेकिन वो भी इस काबिल होते हैं कि वो उनको रीइलेक्ट किया भी जाता है, यानी वो रीइलेक्शन के लिए खड़ा हो सकते हैं। जो इसकी मीटिंग्स होती हैं उस कहाँ पे होती है? हॉग, HAGUE, हेज पढ़ो या हाग पढ़ो, उस मकाम पे उनकी मीटिंग्स होती हैं और डिसीजन जो होते हैं वो टेक किए जाते हैं। वो डिसीजन जितने सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने सारे डिसीजंस होते हैं डिस्प्यूट के, वो मेजॉरिटी के जरिए लिए जाते हैं, यानी मेजॉरिटी वोट ऑफ जज जो होते हैं प्रेजेंट वहाँ पे सेशन में होते हैं, तो मेजॉरिटी जितनी सारी होती हैं उनकी मेजॉरिटी की वजह से वो फैसले लिए जाते हैं। ये कोर्ट जो है ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट करता है और उसका वाइस प्रेसिडेंट जो होता है 3 साल के लिए उनका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इलेक्ट होता है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर जुडिशियल वैकेशन, यानी जो जुडिशियल अदलिया की छुट्टियां वहाँ पे होती हैं उन दिनों को छोड़कर जब छुट्टियां होती हैं ये कोर्ट जो होता है ये परमानेंटली होता है इन सेशन, यानी हमेशा ये मजलिसें करता है सिर्फ उन दिनों को छोड़कर जब वहाँ पे कोर्ट की छुट्टियां होती है। ये कोरम जो होती है, एक कोरम तो होती है 9 जजेस की जो रोटेट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है द कोर्ट, यानी ये कोर्ट बनाने में 9 जजों का हाथ होता है, यही वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रेंच और इंग्लिश जो है ये 2 ज़बानें जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। किसकी बेटा? ये है कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो फ्रेंच है और दूसरा है इंग्लिश। उसके बाद उसकी फंक्शन जो है, जब हम फंक्शन की बात करें कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो ये डिसाइड करता है डिस्प्यूट जो अमंग डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, यानी बहुत सारे स्टेट्स जो 193 है, अगर उनके दरमियान 2 स्टेट्स या 10 स्टेट्स या सभी स्टेट के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, तो इसका ये काम होता है कि ये डिस्प्यूट को डिफरेंट स्टेट्स का डिस्प्यूट जो होते हैं उनको डिसीजन देता है। हर कोई एनी स्टेट कैन रेफर, हर कोई स्टेट जो है ये अपना केस किसको दे सकता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस को दे सकता है डिसीजन के लिए। ये यहाँ पे सुनवाई करता है, एक तो सुनता है जितने सारे यहाँ पे उसके पास मसाइल आते हैं, जो उसके साथ पास प्रॉब्लम आती हैं, पहले उनकी सुनवाई करते हैं, पहले उनको सुनता है ये, उसके बाद ये उन पर डिसीजन देता है। जो डिस्प्यूट्स होते हैं चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लॉ के वसादत से हो, तो उनको पहले देखता है। तो यूएन चार्टर जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल कस्टम्स या इंटरनेशनल ट्रेडिशन जो होते हैं उनके वसादत से फैसले सुनाता है। जनरल असम्बली जो है ये
क्वेश्चन ये आसिक कर सकती है, यानी पूछ सकती है लीगल एडवाइस जो होती है, या और कोई इश्यूज के बारे में पूछ सकता है इंटरनेशनल कोर्ट को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उनको ये जवाब देना पड़ता है किसको, जनरल असेंबली के पास। तो लास्ट जो हमारा है वो है कि इसके डिसीजन जो है वो वहाँ पे लिखकर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस, यानी उनको सिर्फ वहाँ पे वो वर्बल होते हैं, वो सिर्फ वर्बल होते हैं, वो रिटन नहीं होते हैं। और हर एक मेंबर जो होता है ये बाउंड नहीं होता है, ये मेंबर जो होता है ये बाउंड नहीं होता, जो एक्टिंग ऑफ डिसीजन ऑफ गिवन बाय इट, जितने सारे फैसले उनको सादर किए जाते हैं, जितने सारे फैसले जो हैं वो सुनाते हैं, ये जो फैसले होते हैं तो क्या कहते हैं, कोई मेंबर उसका क्या एडवांस जो होता है या बाउंड नहीं होता है बाय द सिक्योरिटी एंड गेट्स डिसीजंस एनफोर्स्ड, यानी जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, ये इसके जो डिसीजंस होते हैं बाय एनफोर्स्ड होता है। तो फॉर टुडे we are going to discuss third one and the fourth one function of main organ of UN. The third one is Economic and Social Council. The Economic and Social Council consists of 54 members elected by General Assembly. One-third of its members retire after every 1 year, and this way a member is elected for a period of 3 years. A retiring member is eligible for immediate re-election. It can save extra members. Also, it can have extra members also, but these members cannot have the right to vote. Now, the function of Economic and Social Council. According to function number 1, the main function of Economic and Security Council is to solve the economic and social problems of the people. It initiates the studies and makes a report about international social, educational, health and cultural matters to the General Assembly and other specialized agencies. Second one is, it sets up the commission in economic and social fields for the promotion of the human rights. Third one, it calls the international conference on the matters under its jurisdiction. The fourth one is, it makes recommendations for the purpose of promoting respect for and observance of the human rights and fundamental rights of all. Fifth one is, it helps the nation in the development plans. Sixth one is, it may take appropriate steps to obtain a regular report from the specialized agencies. Now the fourth one is International Court of Justice. It is judicial organ of UN. It decides the disputes among different member states of the UN. It has 15 judges elected by General Assembly and Security Council, voting independently those candidates who obtain an absolute majority of votes in General Assembly and in Security Council are considered as elected. The judges are elected for a period of 9 years, and after every 3 years, one of 3 judges, 1 divided by 3 judges retire, but they can be re-elected. Its meetings are held at Hajj, and decisions are taken by the majority vote of the judges present. The court elects its president and vice president for 3 years. Except for judicial vacations, the court is permanently in session. A quorum of 9 judges is required to constitute the court. French and English are the official languages of the court. Functions of Court of Justice. The first one is, it decides disputes among different states. Any state can refer its case to the Court of Justice. Court for decision. Second one is, it hears and decides disputes on the basis of international law, UN Charter, international territories, treaties, and international customs and traditions. Third one is, the General Assembly can ask for legal advice.
and any issue from the International Court of Justice. Its decisions are only in the form of advice, and no member is bound to act according to the decisions given by it. The Security Council gets its decisions in force. This is done for today. Thank a lot for today's topic, for your positive cooperation. Thank a lot.